हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्निंग नीडेड। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 10 बजे की आपकी जो क्लास होती है वो होती है लैंग्वेज क्लास। देखते हैं हम हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश तीनों एक साथ। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। और आज जो इंग्लिश का है आपका टेस्ट है, तो अभी आप पहले संस्कृत और हिंदी सॉल्व करिए, उसके बाद इंग्लिश का आपका, क्योंकि टेस्ट फॉर्म में रहेगा आज का। तो पहला प्रश्न है आज का, चील को संस्कृत में क्या कहते हैं? चिल्लह, चिल्ला, आतापी या फिर ये सभी? आपके सिलेबस में संस्कृत के शब्दार्थ जो है वो इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो है चील को कहा जाता है। उत्पन्नः का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्धन पन्नः, उद्धन पन्नः, उत्पधनः या उत्पधनन ननः। ठीक है, तो जितने भी लोगों ने उत्तर दिया है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। उद्धन पन्ना उत्पन्ना बन जाता है। ये आपके व्यंजन संधि यहाँ पे है। निम्नलिखित में से कौन प्रत्याहार नहीं है? चद, छव, यम, बब। सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, बब। कोई भी प्रत्याहार नहीं है। प्रत्याहार कैसे बनते हैं, टोटल कितने होते हैं, इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, आप संस्कृत वाली प्लेलिस्ट में एक बार चेक कर लीजिएगा अगर नहीं क्लियर है ये टॉपिक आपका तो। रामः रावणाय अलम, इसमें रावणाय में कौन सा कारक है? हालांकि रावणाय का जो है कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है इसका रूप देखकर ही समझ में आ जाता है, फिर भी आपको बताना है कारक। संप्रदान, संबंध, अपादान, कर्म। तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होता है, संप्रदान कारक। ये इतना ज़्यादा कठिन नहीं था, अलम के योग में आपका चतुर्थी विभक्ति आया है। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, ये सूक्ति कहाँ प्रयुक्त हुई, कहाँ की है, ये आपको बतानी है, कौन से ग्रंथ से है? मनुस्मृति, कठोपनिषद, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम। और उत्तर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, कठोपनिषद। बालिका में कौन सा प्रत्यय है? टाप, कत्वा, तुमुन, तिन। तो यहाँ पे बालिका में टाप प्रत्यय बिल्कुल सही सभी का। टाप एक स्त्रीलिंग प्रत्यय है। किस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है? कर्मधाराय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या फिर द्विगु? उत्तर पद की। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तत्पुरुष। चतुःपंचाशत ये हिंदी संख्या का बोधक है। 54, 44, 50, 55। और सही उत्तर जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, 54। ठीक है, 54। पंचाशत मतलब 50 हुआ, और चतु लगा दिया तो 4 उसमें और ऐड हो गया। ठीक है, मतलब ऐसा ऐसा प्लस नहीं हुआ कि 9 हो जाए, 5 और 4 आपका ऐसा हो गया, 50 और 4 जुड़ा है। तो कर्तृ शब्द का षष्ठी विभक्ति में बहुवचन का रूप क्या बनेगा? षष्ठी बहुवचन। कोई भी याद हो, बालक वगैरह का भी याद होगा तो उसी से देख लीजिए, हालांकि उसके जैसा नहीं चलेगा, लेकिन फिर देख लीजिए एक बार। सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, कर्तृनाम बनेगा सही रूप। ज का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, मूर्धा, तालु, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखेंगे उत्तर जो सही होता है यहाँ पे तालु हो जाता है आपका। झ का उच्चारण स्थान बिल्कुल सही उत्तर सभी का। आ जाते हैं हिंदी में। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? कुरुक्षेत्र, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय, रश्मिरथी। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही उत्तर होता है इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, संस्कृति के 4 अध्याय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पे आपका ये सही उत्तर हो गया है। बात करते हैं कुरुक्षेत्र के लिए, तो इनको कुरुक्षेत्र के लिए भी कभी कभी पूछा जाता है। इनको काशी नागरी प्रचारणी सभा, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार सम्मान इसके लिए जो है वो मिला हुआ था। तो ये भी कभी कई बार जो है पूछा जाता है। वागीश के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा? वाकधन ईश, वाकधन ईश, वागधन ईश या वकधन ईश? सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए, वाकधन ईश बिल्कुल सही है, वागीश। जो कुछ न जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अज्ञ, अज्ञ, आज्ञा, आज्ञ। जो कुछ न जानता हो।
सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी अज्ञ। वाच्य के कितने प्रकार हैं? 3, 4, 1, कोई नहीं। ये नहीं बताना है कौन कौन से होते हैं, सिर्फ आपको संख्या बतानी है। ओके, ही आसान प्रश्न था। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपके। कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। समुपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? समाज, सम्मति, सामान, सामाजिक। जिसमें समुपसर्ग लगा हो। बिल्कुल उत्तर सही होता है आपका सम्मति। मति में लगा हुआ है सम उपसर्ग बना सम्मति। धाक जमाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? रोब जमाना, रोब में न रहना, रोब न जमना, रोष जमाना। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रोब जमाना। निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है? रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। ये आपका एक वाक्य है। अब आपको यहाँ पे विशेषण पदबंध यानी जिसको आप इंग्लिश में एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं वो क्या है बताना है। लोग स्वस्थ रहते हैं, रोज कसरत करने वाले लोग, रोज कसरत सरने वाले, रोज कसरत। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए कि यहाँ पे क्या पूछा है कि जिसमें विशेषण पदबंध यानी कि जिसमें विशेषता भी बताई जाए। तो यहाँ पे लोग जो है वो कैसे रहते हैं? स्वस्थ रहते हैं। तो लोग स्वस्थ रहते हैं आपका सही आंसर हो जाता है। अगला देखते हैं। लता उगती है, यह वाक्य बहुवचन में होगा क्या? लती उगते हैं, लते उगते हैं, लताएं उगती हैं या लते उगती हैं। और बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, लताएं उगती हैं। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से अव्यय है क्या? प्राचीन, मोटा, गरीब और। अव्यय हो जो, मतलब अव्यय का मतलब क्या होता है? ऐसे शब्द जिनका वचन, लिंग, काल किसी के भी अनुरूप जो है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, वो एज इट इज़ यूज किए जाते हैं। तो सही उत्तर होता है आपका इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे देखेंगे हम सूची 1 और शब्दों की सूची 2 शब्दों के साथ जोड़िए। जब तक जीवन है तब तक, यहाँ पे देखिएगा कोड दिया हुआ है। जो ईश्वर को न माने, जो सब कुछ जानता हो, जो किसी बात की जानने की इच्छा हो, जिसे किसी बात को जानने की इच्छा हो। और यहाँ पे आपके ऑप्शंस है तो आपको मैच करना है और यहाँ पे कोड में से आंसर टिक करना है। बेसिकली इस पैटर्न के क्वेश्चन सीटेट वगैरह में पूछे जाते हैं। ऑलराइट, तो चलिए फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए, जब तक जीवन है तब तक मतलब होता है आजीवन। तो 1 का तो ई हो जाएगा, तो ये और ये तो आपको पहले ही चला गया। ठीक है, उसके बाद जो ईश्वर को न माने वो नास्तिक होता है, यानी 2 का अ होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो सब कुछ जानता हो वो होगा सर्वज्ञ। और चौथा का क्या हो जाएगा? जिज्ञासु, जिसे किसी बात को जानने की इच्छा हो। अब आ जाते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में भी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आज आपका टेस्ट है। टेस्ट इन द सेंस कि यहाँ पे 5 जो है आपके सिनोनिम्स है, 5 एंटोनिम्स है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो शायद मैंने ना कराया हो, बाकी मैंने ऑलरेडी कराया है। तो अब ये पढ़ी हुई चीज़ है, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाई गई है। अब आप खुद से देखिए आपको कितना बनता है। आज मैं किसी भी वर्ड की हिंदी नहीं बताऊंगी क्योंकि परीक्षा में आपको कोई हिंदी बताने नहीं आएगा। तो थोड़ा सा ये आपको स्ट्रिक्टनेस लग रही होगी, लेकिन ज़रूरी है आपके खुद के लिए भी कि आप कितना कर पाते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में तो आपको ही करना है ना 10 प्रश्न अपने से। चलिए देखेंगे। पहला, वैसिलेट, क्या बताना है? समानार्थी शब्द यानी कि सिनोनिम्स। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा आई थिंक। सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, वेवर। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसिलेट एक वर्ब होता है, इसका अर्थ होता है हिचकना। नेक्स्ट देखेंगे, इम्पीसेबल, इसका समानार्थी क्या होगा? परफेक्ट, फेयर, फॉल्टलेस, क्रिमिनल। पहले आंसर गेस करिए, फिर बाद में मैं हिंदी बताऊंगी, लेकिन पहले आपको गेस करना है अपने से। मान लीजिए परीक्षा दे रहे हैं तो चलिए देखेंगे यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाता है? परफेक्ट हो जाता है। इम्पीसेबल का अर्थ होता है त्रुटिहीन, निर्दोष, मतलब जिसमें कोई भी गलती ना हो, विदाउट मिस्टेक्स। तो यानी परफेक्ट, एकदम सबसे बेटर। इम्पेडिमेंट, क्लियर,
एलमेंट, इनकैपेबल और ऑब्स्ट्रक्शन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। जितने भी लोगों ने डी गेस किया था बिल्कुल सही है, ऑब्स्ट्रक्शन करेक्ट आंसर होगा। इसका अर्थ होता है रुकावट, अड़चन, अवरोध। इम्पेडिमेंट का अर्थ भी वही होता है। एडवांस, रिड्यूस, हाल्ट, प्रोग्रेस, एक्सटेंड। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्रेस। एडवांस मतलब होता है उन्नति करना, विकसित हो जाना, यानी आगे का थोड़ा सा प्रोग्रेसिव लेवल का। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा इलास्टिक। करवाया है ये वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छे से याद है मुझे। रबरी, फ्लेक्सिबल, एक्सपेंसिव, एक्साइटिंग। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए आपका जाता है ऑप्शन नंबर बी, फ्लेक्सिबल। इलास्टिक मतलब लचीला, लचीला या तन्यक जो होता है वो, और फ्लेक्सिबल का अर्थ भी वही होता है। चलिए अब आ जाते हैं हम अपोजिट वर्ड पे, यानी कि एंटोनिम्स आपको यहाँ पे गेस करने हैं। ओके, सो चिवैलरस, गैलेंट, डेस्टार्डली, अमोरस एंड डिफिएंट। हुआ गैस? चलिए देखेंगे आंसर क्या होता है आपका। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। डिफिएंट इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि इसका अर्थ होता है उदात्त, यानी जिसका बहुत बड़ा दिल हो, विशाल हृदय वाला। और इसका अर्थ हो जाता है बिल्कुल अवज्ञाकारी, उद्दंड, विद्रोही टाइप का जो इंसान हो उसके लिए यूज़ करती है एडजेक्टिव। इरुडाइट, फटाफट से गेस करिए। इलिटरेट, क्रूड, बोरिंग, इग्नोरेंट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका वो हो जाता है इलिटरेट। इलिटरेट का अर्थ तो आपको पता ही है कि मतलब जो जिसे ज्ञान ना हो, पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़ हो, है ना, उसके सेंस में यूज़ करते हैं। और इसका यूज़ कर होता है पंडित या जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान हो, पढ़ा लिखा इंसान हो, उसके लिए यूज़ होता है। डोरमेंट, डोरमेंट, एक्यूट, एक्टिव, एबल, अब्लेज। डोरमेंट वर्ड बहुत सुना होगा बेसिकली, हम लोग के बैंक अकाउंट में बहुत दिन तक यूज़ ना करो तो वो डोरमेंट में चले जाते, डोरमेंट हो जाते हैं, है ना। अभी मैंने हिंट कर दिया है, तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक्टिव। डोरमेंट होना मतलब इनएक्टिव हो जाना, निष्क्रिय हो जाना, और एक्टिव मतलब सक्रिय। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक, क्लियर, शार्प। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शी, ओपेक मतलब अपारदर्शी। तो ये सही आंसर हो गया। डिस्पेयर, स्नीर, कॉम्प्लीमेंट, आयरोनी, आयरोनी, होप। बताइएगा ज़रूर कि इस 10 में से कितने आपकी ईमानदारी से सही हुए हैं। चलिए देखेंगे सही आंसर क्या होता है आपका। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाता है, होप। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिस्पेयर का अर्थ होता है निराशा, और होप का मतलब होता है आशा, उम्मीदें। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो गया। तो 10 क्वेश्चन का ये छोटा सा इंग्लिश का टेस्ट था। आई जस्ट होप कि आपने काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन किए होंगे। एक आध शायद मिस हुआ हो, बाकी तो सारे पढ़ाई हुआ ही था। सो आई जस्ट होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।